गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शंकरपाल चौहान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में जो हम भारतीय राष्ट्रवाद के जो आंदोलन हट रहे हैं और उसमें जो महात्मा गांधी का जो योगदान है, गांधी युग है, उसका अध्ययन हम कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत ये देखा था कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी क्यों बन गए थे। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी ने जो असहयोग जो आंदोलन चलाया, इस जो असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग जो आंदोलन है, उस असहयोग आंदोलन करने के क्या कारण थे। गांधी जी ने जो अपना जो तरीका बताया, अपना जो पर्सन रहेगा, वो पर्सन है कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। तो अभी हमने उससे पहले असहयोग से सहयोग की जो वातावरण की जो स्थिति देखी, हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी सहयोगी से असहयोगी क्यों बन गए। तो उसके अंतर्गत हमने विशेषकर पहला जो बिंदु था वो ये पढ़ा था कि जनता में घोर निराशा व असंतोष का वातावरण बन गया था। और इस असंतोष के वातावरण का सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट था। इस आर्थिक संकट में बेरोजगारी की स्थिति है, अकाल है, महामारियां हैं, ये प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक संकट के अंतर्गत भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, अकाल पड़ रहे हैं और महामारियां। इन महामारियों जैसे प्लेग है, एंजियोफेलिया आदि बीमारियां हैं। ये बीमारियां भारतीयों को पूरी तरह से क्या कर रही हैं, समस्याओं से ग्रसित बना रही हैं। और इसी की वजह से अंग्रेजी शासन इनको राहत न दे करके उन पर और भी दमनात्मक नीति की जो कार्य है वो कर रहा है। दूसरा कारण हमने देखा रोलेट एक्ट, जिसको भारतीय इतिहास के काला कानून की संज्ञा दी। और ये 18 मार्च 1919 को लागू किया गया। तो इसमें भी भारतीयों को पूरी तरह से असंतोष का वातावरण और निराशा का वातावरण पैदा हुआ, क्योंकि जहां ये अधिकार मांग रहे थे, जहां पर इनको स्वशासन प्राप्त होना चाहिए था, वहां पर इन पर जो दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है, दमनात्मक नीति। और अधिकार, कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं हम? स्वतंत्रता की। और यहां पर मिल रहा है दमनात्मक अत्याचार। इसकी वजह से उनको
भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरा हमने जो महत्वपूर्ण जो कारण देखा था, जलियांवाला हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक बड़ा क्रूरतापूर्ण, दर्दनाक अंग्रेजों के द्वारा किया गया ऐसा अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक घटना थी, जिससे पूरे भारतीयों में आक्रोश का प्रकरण हुआ। ये जो असहयोग आंदोलन के जो कारण हैं, हम इसे कारण भी कह सकते हैं, हम इसे पृष्ठभूमि का आधार भी कह सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्थितियां पैदा हुई है और उसके बाद में इसकी जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो प्रभाव पड़ा है, इसका प्रभाव पूरे भारतीयों को अंग्रेजों के असहयोग का वातावरण तैयार कर देता है। इस असहयोग के वातावरण के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत जो अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष की लहर फैली, जो अराजकतापूर्ण व्यवहार हुआ, जिससे अंग्रेजी शासन को बहुत ज्यादा क्षति हुई। और ऐसा पहली बार देखने को मिला कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा उग्रतापूर्ण व्यवहार देखने को मिला। जगह जगह पर हिंसाएं हुई, जहां में जो अंग्रेजी शासन के जो सरकारी ऑफिस थे, सरकारी जो भी थी, उसका पूरी तरह से विरोध किया गया, हिंसा का प्रदर्शन हुआ। तो इसको करने के लिए अंग्रेज सरकार ने इसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई, और ये जांच कमेटी हंटर की अध्यक्षता में बनी, जिसको हम हंटर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ये हंटर कमेटी ने जब भारत की जो गठित होने वाली तात्कालिक जो स्थितियां थी, उसकी समीक्षा की, और उसकी समीक्षा के बाद में अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अंतर्गत जनरल डायर को सत्यनिष्ठा से कर्तव्यनिष्ठता आधार तैयार किया, और अंग्रेजी साम्राज्य यहां तक। इसके लिए और क्या करना है? इसके लिए इस जलियांवाला हत्याकांड को गलत घटनाओं, गलत धारणाओं पर आधारित घटना की संज्ञा ली, और अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी साम्राज्य, यहां तक एक जो आंग्ल देश है, उसने तो आंग्ल साम्राज्य का रक्षक ही बता दिया। डायर को यह कह दिया कि ये आंग्ल साम्राज्य का क्या है? रक्षक है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद एक से एक बढ़कर के अत्याचार भारतीयों पर देखने को मिल रहा है। अंग्रेज क्रूर बनते जा रहे हैं। पहले तो वातावरण, उसके बाद में रुलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग, उसके बाद हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें भी उसको क्या किया गया है?
डायर को सत्यनिष्ठा से कर्तव्यनिष्ठा की संज्ञा ली है। गलत धारणाओं पर आधारित घटना की संज्ञा ली गई है। आंग्ल प्रेस ने तो आंग्ल साम्राज्य का रक्षक ही डायर को घोषित कर दिया और डायर को पूरी तरह से एक सार्वजनिक समारोह के अंतर्गत आंग्ल साम्राज्य का रक्षक बताते हुए उसे तलवार भेंट की गई, उसे तलवार दी गई कि वास्तव में जो नीति अपनाई है डायर ने वो वास्तव में भारतीयों के साथ में जो नीति अपनाई वो बहुत ही अच्छी नीति थी और इस नीति के कारण भारतीयों के अंतर्गत पूरी तरह से एक जो अंग्रेजों की तरफ से इसको प्रोत्साहन मिल रहा है और भारतीयों पर होने वाला जो इस प्रकार का जो प्रभाव है, इस प्रभाव से पूरी तरह से भारतीयों में हताशा और निराशा का वातावरण है। इस असंतोष और आक्रोश के वातावरण ने अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक अराजकतापूर्ण व्यवहार कर दिया, एक अराजकतापूर्ण वातावरण तैयार किया गया और इस अराजकतापूर्ण व्यवहार होने के कारण भारत के अंतर्गत भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई है जिसमें सबसे पहले विशेष रूप से आपको बता दें, सबसे पहले जो हमारे भारत के अंतर्गत जो कार्य हुआ उस कार्य के अंतर्गत जो हमारे भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो राष्ट्रवादी नेता अंग्रेजों के जो कुछ सहयोगी बने हुए थे उस सहयोगी से वो क्या किया गया, असहयोगी की नीति की ओर आकर्षण हुए। इसके अलावा यहाँ पर वो एक ऐसी समय और परिस्थितियों का इंतजार कर रहे थे कि ऐसा एक समय तय किया जाए जिसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरी तरह से एक खतरनाक तरीके से विरोध किया जा सके, जिस विरोध से भारत में जो युवा शक्ति है उस युवा शक्ति का सकारात्मक और सटीक तरीके से जो कार्य किया जाए उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। तो उसमें सबसे पहले विशेषकर जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इस रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, इस उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। सर्वप्रथम जो शुरुआत कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रकवि थे, जो हमारे राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, इसके क्या है रचयिता हैं। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई सर की उपाधि थी, इस सर की उपाधि का त्याग कर दिया गया। 2 नंबर पर शंकर नायर, इसने अंग्रेजों की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी के लिए क्या थे, सदस्य थे। शंकर नायर अंग्रेजों की कार्यकारिणी के क्या थे, सदस्य थे। इन्होंने इसकी सदस्यता से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। शुरुआत में ये 2 सदस्य, 2 भारतीय राष्ट्रवादी जो व्यक्ति हैं वो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन की जो नीति है उसमें बहिष्कार का जो रोल अदा किया है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस हंटर कमेटी की रिपोर्ट के कारण टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। शंकर नायर ने जो विधान परिषद में जो कार्यकारिणी के जो सदस्य बना रखे थे उस सदस्यता से उन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद जो स्थिति बनी और भी ज्यादा आक्रोशपूर्ण स्थितियां बन गई और आक्रोशपूर्ण स्थितियां बनने से जो भारत के अंतर्गत जो आधार तैयार हुआ उस आधार को हम निम्न शब्दों में और भी स्पष्ट कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो खिलाफत आंदोलन है उसने भी भारतीय असहयोग आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक
खिलाफत खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। देखिए, एक संधि हुई थी, उसका नाम है सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि। और सेवर्स की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन और टर्की के बीच में। ब्रिटेन और टर्की के बीच में। ब्रिटेन और टर्की के बीच में सेवर्स की संधि। इस सेवर्स की संधि के अंतर्गत ब्रिटेन ने टर्की से यह समझौता किया। टर्की के अंतर्गत क्या होता है? टर्की के अंतर्गत मुस्लिम धर्म का एक पद होता है। मुस्लिम धर्म में जो पद होता है, सर्वोच्च पद, उसको कहते हैं खलीफा। खलीफा पद होता है। अब इस खलीफा पद के लिए क्या किया ब्रिटेन ने ये किया कि अगर इस सेवर्स की संधि के अंतर्गत ये किया कि टर्की और ब्रिटेन के बीच ये जो संधि है उसमें ब्रिटेन की अगर टर्की ब्रिटेन को सहयोग करता है तो ब्रिटेन टर्की के अंतर्गत इस जो मुस्लिमों का जो सर्वोच्च पद है खलीफा, इस खलीफा के पद को बनाए रखेगा। ब्रिटेन ने टर्की को यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर टर्की भारत इस ब्रिटेन का सहयोगी बना रहता है तो खलीफा का पद बना रखेगा। लेकिन उसने ब्रिटेन ने भी ठीक वैसे ही किया जैसे भारतीयों के साथ में किया, वादा खिलाफी की, और उसने टर्की में जो खलीफा के पद को बनाए रखना था, अब उसी को खलीफा के पद को क्या कर दिया, हटाना शुरू कर दिया। खलीफा के पद को यहाँ पर क्या किया गया, हटाया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा हटाया गया है। और टर्की के अंतर्गत ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो कुछ लोग हैं वो जिहादी प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपने पद को बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो खलीफा के पद को बनाए रखा जा रहा है, जो वादा था, उस वादा को ब्रिटेन सरकार ने नहीं निभाया। इसकी वजह से टर्की के जो मुस्लिम लोग हैं उनमें में असंतोष व्याप्त हो गया। और इन मुस्लिम लोगों का प्रभाव कहां पर पड़ा है? भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ा है, क्योंकि ये भी लोग भारतीय और टर्की के मुस्लिम लोग हैं, खलीफा के पद को बनाए रखना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? खलीफा के पद को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि ब्रिटेन ने खलीफा के पद को क्या कर दिया, हटा दिया है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये जो महात्मा गांधी हैं, इस खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एकता का, हिंदू व मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा माध्यम, मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो इस अवसर को मानते हैं। इसलिए गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए इस खिलाफत, इसका समर्थन किया। टर्की ने जो खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को चलाए रखने का समर्थन दिया। इसलिए समर्थन करने के लिए भारत के अंतर्गत भी इस आंदोलन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन सेवर्स की संधि का जो वादा किया था वो वादा टर्की का नहीं निभा पाया। इसकी वजह से भी हिंदू मुस्लिम एकता को आधार तैयार करके भारत में असहयोग आंदोलन की रणनीति तैयार कर दी गई। और भारत में जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ है और इसका जो है शुरू के अंतर्गत सितंबर 1920 के अंतर्गत सितंबर 1920 के अंतर्गत क्या किया गया? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान देना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का जो निर्णय था वो कौन से अधिवेशन में लिया गया? वो था कलकत्ता अधिवेशन में। पहला अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन, जो कब हुआ? सितंबर 1920 में हुआ था। और 1920 के अंतर्गत कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया, जिसमें विरोध किया लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया है? विरोध किया है। लेकिन विरोध के बावजूद भी ये भारी बहुमत से क्या हुआ? पारित हो गया। भारी बहुमत से पारित कर लिया गया है, लेकिन फिर भी गांधी जी से पूरी तरह से लागू नहीं करना है। दिसंबर 1920 के अंतर्गत दिसंबर 1920 में हुआ नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ? नागपुर अधिवेशन। और नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत इसे पूरी तरह से असहयोग आंदोलन को लागू करने में गांधी जी का पूरी तरह से समर्थन किया गया। और इस प्रकार असहयोग आंदोलन पूरी तरह से भारी बहुमत से गांधी जी के नेतृत्व में संचालित करने का निर्णय ले लिया गया। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन को संचालित करने के लिए गांधी जी को पूरी तरह से स्वीकृति दे दी गई। और इस प्रकार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। तो देखिए, हम देखते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो रणनीतियां बनाई है, उस रणनीतियों के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे बड़ा आधार बनाकर के इसको तैयार किया गया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने सबने मिलकर के गांधी जी का समर्थन किया और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का क्या किया गया? निर्णय लिया गया, जिसे पूरे भारी बहुमत से इसको समर्थन मिला। और इसकी वजह से असहयोग आंदोलन की एक रणनीति तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, उसके अगर कारण देखे जाएं कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तो हम असहयोग आंदोलन के कारणों में बताएंगे जनता में घोर निराशा और असंतोष का वातावरण, दूसरा है रोलेट एक्ट, और तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर चौथा आप देखेंगे उसकी समीक्षा की जो रिपोर्ट है हंटर कमेटी, उसकी निराशा है। फिर हंटर कमेटी के बाद में आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन ने भी क्या किया है? इस प्रकार का वातावरण तैयार किया है। और उसके बाद में पूरी तरह से असहयोग आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है वो बनकर के तैयार हो चुकी है। तो आपकी परीक्षा के अंतर्गत ये छोटे छोटे प्रश्न थे। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो आप बताएंगे खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन और टर्की ने एक सेवर्स की संधि की थी, जिस संधि के तहत ब्रिटेन टर्की में खलीफा के पद को बनाए रखने का वादा किया, लेकिन ब्रिटेन ने टर्की के मुस्लिमों के सर्वोच्च पद खलीफा को हटा दिया गया। इस हटाने के कारण घोर असंतोष का मुस्लिमों में अंग्रेजों के खिलाफ घोर असंतोष का वातावरण हुआ और इसी के कारण टर्की के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया?
समर्थन किया और इस समर्थन देने के कारण मुस्लिमों का भी असहयोग आंदोलन में जो सहयोग लेकर के अंग्रेजी शासन को एक बहुत बड़ी जो सत्याग्रह थे उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो इस खिलाफत आंदोलन का भी योगदान माना जाता है और इसके अंतर्गत हम देखें असहयोग आंदोलन की जो रणनीति थी वो कौन से हैं। तो आप बताएंगे कि असहयोग आंदोलन के सबसे पहली जो रणनीति थी वो कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में की गई। इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। लेकिन फिर भी ये भारी बहुमत से पारित किया गया था और निश्चित रूप से इसे लागू करने के अंतर्गत पूरी तरह से लागू करने में जो दिसंबर 1920 है नागपुर अधिवेशन में उसको पूर्णतः स्वीकृति दे दी गई, भारी बहुमत से स्वीकृति दे दी गई कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाएगा और इस पूरे भारत के अंतर्गत गांधी जी के नेतृत्व में पूरे जो अंग्रेजी शासन है उसके खिलाफ एक रणनीति तैयार की जाएगी। तो हमने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि देखी। आपका प्रश्न यही आएगा कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखा कि असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये जो दो चीजें हैं, सेवर्स की संधि क्या थी, इस हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा आधार कैसे तैयार हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन का आधार कैसे तैयार हुआ, ये सहयोगी से असहयोगी कैसे बन गए थे, हैं? तो इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भारतीय असहयोग आंदोलन की जो भूमिका है इसको हम अपने शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। हम आगामी स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय जो असहयोग आंदोलन था महात्मा के अब हम आगामी वीडियो के अंतर्गत आपके सामने भारतीय जो असहयोग आंदोलन है उस असहयोग आंदोलन की जो रचनात्मक और जो कार्यक्रम अपनाए गए थे, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका जो तरीका था, रणनीति है, उसको लेकर आएंगे और आप अगले वीडियो के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का जो गांधी जी के द्वारा अपनाया गया जो तरीका था, कार्यक्रम था, उसमें किस प्रकार की नीति अपनाई इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो आप अपने इस वीडियो में बने रहें और अंततः ये जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए खासकर बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धन्यवाद। तो श्री कृष्ण।